नमस्कार बच्चों। बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा मौर्य काल, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जितना भी हो सकता था रैपिड रिवीजन में। थोड़ी बड़ी क्लास हो गई लेकिन कोई बात नहीं। आज का जो है मौर्य उत्तर काल है। क्या बेटा? मौर्य उत्तर काल, अर्थात लेटर मौर्य पीरियड, मौर्य उत्तर काल, अर्थात मौर्य वंश जो कि एक बहुत बड़ा वंश था और वो जब डिस्ट्रॉय हुआ, विनाश हुआ उसका, और विनाश होने के बाद अगला कौन से वंश हैं, क्या भारत की पॉलिटिकल कंडीशन थी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, आज जो है बहुत सारे वंश क्लियर होंगे, इसमें बहुत सारे वंश पढ़ाए जाएंगे। अगर उस पर आपका ध्यान हट गया तो दिक्कत हो जाएगी। सारी वीडियो को बढ़िया से देखा करो। आप लोग क्या है, रैपिड रिवीजन की वीडियो को देख ही नहीं रहे सही से। ये क्या है, आपके पर्दे खोल देगा, पट खोल देगा रैपिड रिवीजन। मेरी पहली पढ़ाई हुई क्लासें जो हैं वो आपको रिपीट हो जाएंगी 20 मिनट में। 20 से कम में रख रहा हूं, कोई वीडियो ऊपर जा रही होगी 1-2 मिनट ऊपर, और नहीं तो 20 से कम की वीडियो रखना हूं। चलिए देखिए, आज मौर्य उत्तर काल की बात कर लेते हैं। मौर्य उत्तर काल में क्या होता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो वहद्रथ है, और वहद्रथ को कौन मार देता है? वो शुंग डायनेस्टी का पुष्यमित्र शुंग नाम का व्यक्ति मारता है और वो शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो कौन सा वंश स्थापित हो गया बेटा? शुंग वंश, अर्थात शुंग डायनेस्टी। देखो इंग्लिश में लिख नहीं रहा, दोनों भाषा को लिखूंगा तो रैपिड रिवीजन में दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिश में बोल देता हूं, शुंगा डायनेस्टी शुरू हो गई। और शुंगा डायनेस्टी किसने शुरू की बेटा? वो की पुष्यमित्र शुंग ने की। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। अच्छा एक बात मान लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग जो है बेटा, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण जाति का था। किससे था? ब्राह्मण था। तो ये बौद्धों से नफरत रखता था और ये बौद्धों को मरवाना कटवाने की बात करा करता था। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? ये ब्राह्मण धर्म को ज्यादा प्राश्रय देता था, तो इसलिए क्या किया इसने? अश्वमेध यज्ञ की अश्वमेध यज्ञ कराया। अब पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में अश्वमेध यज्ञ सर्वप्रथम किसने कराया था? तो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। सर्वप्रथम भारत में किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। अब इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो राजधानी इसने पाटलिपुत्र को नहीं बनाया, राजधानी बनाया विदिशा। विदिशा जगह पड़ती बेटा आपकी उसमें मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। लेकिन ये आदमी बड़ा कट्टर था और बौद्धों को मारता था और क्या कहते हैं, ब्राह्मण धर्म को बहुत ऊपर ले जाना चाहता था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात आती है क्या इस पे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? तो इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। आदमी की, व्यक्ति की सोच चाहे इसकी कैसी भी थी, लेकिन इसके समय में, इसके कंटेम्परेरी मतलब इसके समकालीन बहुत सारे विद्वान लोग रहते थे। उन विद्वानों पे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। जैसे कि इसके टाइम में एक बड़ा विद्वान व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मनु। आप पढ़ते हैं लॉ में, क्योंकि भारत में सबसे पहले लॉ की पुस्तक अगर कोई है या विधि ग्रंथ कोई है, तो लॉ बुक कोई है, तो वो मनु ने लिखी है। और मनु की कौन सी पुस्तक है? मनु स्मृति। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मनुस्मृति के रचनाकार मनु हो गए, तो पता ही है, लेकिन पूछा जाता है मनुस्मृति का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो क्या है? तो विषय इसका क्या है बेटा? लॉ है, विधि है। तो इसका विषय क्या है? विधि, अर्थात कानून। कानून का विषय है ये। ठीक, कानून विषय पर पुस्तक है। ऐसे ही इसके कंटेम्परेरी, ऐसा नहीं इसके दरबार में रहते थे, इसके कंटेम्परेरी मतलब इसके समकालीन थे। तो वो कौन था? एक व्यक्ति थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। पाणिनि बहुत ही फेमस व्यक्ति हुए। उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। जिसका नाम है बेटा अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी का सब्जेक्ट क्या है? तो ग्रामर, अर्थात व्याकरण। इसका विषय क्या है? ये भी बहुत पूछा जाता है, व्याकरण। व्याकरण पाणिनि। इसके अलावा और कौन थे? तो पतंजलि। कौन थे बेटा? पतंजलि। और पतंजलि ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है महाभाष्य। और पूछा जाता है एग्जाम में, महाभाष्य का विषय क्या था? तो महाभाष्य का विषय था योग सूत्र। क्या था? योग सूत्र। और योग की सबसे पहली पुस्तक क्या है? वो है आपकी पतंजलि की महाभाष्य। सबसे पहले भारत में किसी ने योग की बात करी है तो वो की है महर्षि पतंजलि ने की है। ऐसा नहीं बाबा रामदेव कर दो कभी आप। ठीक है बेटा, तो पुष्यमित्र शुंग पर ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये मर जाता है, इसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम होता है अग्निमित्र। क्या नाम होता है? अग्निमित्र होता है। अग्निमित्र गद्दी पर जब बैठता है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद में एक गुप्ता डायनेस्टी आएगी, उसमें एक राइटर होंगे जिसका नाम होगा महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास जो हैं इसके ऊपर एक ग्रंथ लिखेंगे, एक नाटक लिखेंगे जो बड़ा फेमस होता है, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किस वंश से संबंधित था? तो किस वंश से संबंधित था अग्निमित्र? शुंग वंश से संबंधित था।
तो मालविका कौन है? मालविका इसकी कोई प्रेमिका है। मालविका अग्निमित्रम नाटक इस पर है, ठीक है, जिसमें मालविका कोई इसकी प्रेमिका और अग्निमित्रम ये खुद है। और ये लिखा किसने था? ये कालिदास ने लिखा था। ये कालिदास ने नाटक लिखा था। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। शुंग वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। शुंग वंश में एक बात और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका नवा शासक होता है। कौन होता है? शुंग डायनेस्टी का नौवे शासक। नौवे शासक के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भागभद्र, क्या नाम था उसका? भागभद्र नाम का एक शासक हुआ, रूलर हुआ। उसके टाइम में एक यवन मतलब यूनान का एक व्यक्ति आता है और एक गरुड़ स्तंभ की रचना करता है। गरुड़ स्तंभ मतलब एक अभिलेख लिखता है। और यूनान का कौन राजदूत आता है? हेलियोडोरस। कौन आता है? हेलियोडोरस। ठीक है बेटा, हेलियोडोरस क्या करता है? एक अभिलेख लिखता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है हेलियोडोरस अभिलेख कहाँ है? ये भागवत धर्म से संबंधित है। किससे है? भागवत धर्म, भगवान विष्णु से संबंधित है। तो कभी कभी हेलियोडोरस का अभिलेख पूछ लिया जाता है। कहाँ पर है? विदिशा में। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी पीछे कि अयोध्या अभिलेख का संदर्भ कहाँ मिलता है? अयोध्या का अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? तो पुष्यमित्र शुंग से है। अयोध्या अभिलेख किससे है? पुष्यमित्र शुंग से है। और इस अयोध्या अभिलेख में मिलता है अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। अश्वमेध तो लिखा ही नहीं था मैंने, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन इसमें मिलता है। पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख, इसमें मिलता है अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। याद रहेगा, पुष्यमित्र शुंग हो गया, अग्निमित्र हो गया, ये सारी बात हो गई। शुंग वंश में बस इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? अब लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो शुंग वंश का देखिए कितने शासक हो गए, नवा तो ये था, तो शासक हो गए, सब कमजोर होंगे, किसी ने इसे मारा होगा और नए वंश की स्थापना कर दी होगी। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है देवभूति। क्या नाम है? देवभूति। लिख लो, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। अब देवभूति को उसके मिलिट्री कमांडर ने मार दिया, सेनापति ने मार दिया, और उसका नाम है वासुदेव। और एक नए वंश की स्थापना कर दी इसने, जिसका नाम रखा गया कण्ववंश। क्या नाम रखा गया? कण्ववंश। अब बताओ बेटा, कण्ववंश की स्थापना हो गई, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस वंश की स्थापना किसने की? बस केवल एक क्वेश्चन आता है इस पूरे वंश में, स्थापना की थी वासुदेव नाम के व्यक्ति ने। किसने की थी बेटा? वासुदेव नाम के व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? याद रखेंगे, वासुदेव नाम के व्यक्ति ने कण्ववंश की स्थापना की थी। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कण्ववंश की स्थापना किसने की। दूसरा क्वेश्चन कभी अगर पूछ लिया तो इसका अंतिम शासक पूछा जा सकता है, वह सुशर्मा। अंतिम शासक पूछा जाए तो, वैसे मुझे लगता नहीं ये पूछा जाए, है ना, सुशर्मा। ठीक है, अगर पूछा जाए तो। कण्ववंश भी डेस्ट्रॉय हो गया, अब कौन सा वंश आता है? अब आता है कुषाण वंश। भारत में एक विदेशी वंश आ जाता है और इस विदेशी वंश का नाम है कुषाण वंश। तो हम कुषाण वंश पढ़ेंगे। आप कौन सा वंश पढ़ेंगे? कुषाण वंश। इधर उत्तर भारत में कुषाण वंश चलेगा तो हम दक्षिण भारत की तरफ भी जाएंगे, वहां पर सातवाहन वंश चलेगा। अभी के अभी कराएंगे इसी रैपिड रिवीजन की क्लास में। कुषाण वंश में भारत में सबसे पहले जो शासक आया वो आया कुजुल कडफिसेस ने भारत में क्या की? स्थापना कर दी। किसकी? कुषाण वंश की स्थापना कर दी, लेकिन ये फेमस नहीं हुआ। फिर इसके बाद गद्दी पर बैठा बिम कडफिसेस, अर्थात बिम्मा भी कह देते हैं इसको, बिम्मा। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिम्मा को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है बेटा, रियल फाउंडर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है? इसने सिक्के चलाए, सोने के सिक्के, सोने की बड़ी मात्रा में सिक्के चलाए, बड़ी मात्रा में मतलब ज्यादा मात्रा में सिक्के चलाए और उन सिक्कों पर शिव का, नंदी का, इनके अपने फोटो बनाए। शिव के, नंदी के फोटो इसने बनाए सिक्के पर, बिम कडफिसेस ने। इसे रियल फाउंडर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी कहा जाता है। लेकिन ये भी इतना फेमस नहीं होता। फेमस होता है कौन? ये तीसरा शासक जिसका नाम है कनिष्क। और कनिष्क के ऊपर क्या क्वेश्चन है? तो देखिए, पहला 78 ईस्वी में क्या चलाया? शक संवत चलाया। अगर आज भारतीय कैलेंडर की बात करें, इंडियन कैलेंडर की बात करें, और वो किस पर आधारित है? तो ना तो गुप्त संवत पर आधारित है, ना ही विक्रम संवत पर आधारित है,
ना ही वल्लभी पर, ना ही हिजरी पर, ना ही इलाही पर, है ना। तो वो किस पर है, तो वो है शक संवत पर आधारित, जिसे कहते हैं चैत्र महा, है ना, चैत्र महा ये आते हैं आपके, तो ये चैत्र से शुरू होता है। 78 ईस्वी शक संवत किसने चलाया, कनिष्क ने चलाया। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी बेटा 2 राजधानी है। पहली राजधानी पुरुषपुर, क्या है, पुरुषपुर। पुरुषपुर का आज का नया नाम है पेशावर, क्या नाम है, पेशावर। दूसरी राजधानी इसने बनाई मथुरा, क्या बनाई, मथुरा। मथुरा को तो आप जानते ही हैं, यूपी में मथुरा है, ठीक है बेटा। अब कनिष्क के यहाँ पर क्या क्वेश्चन और हो सकता है, तो कनिष्क के यहाँ पर बड़े फेमस व्यक्ति रहते थे इसके दरबार में। इसके दरबार में फेमस व्यक्ति रहते थे, एक तो चरक रहते थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या थे बेटा, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है। अब मैं यहाँ को लिख देता हूँ और ऊपर को इस वाले को मिटा देता हूँ, कुजुल को, बैम्पटफेसिस को इसको मिटा देता हूँ, कनिष्क को रहने देता हूँ। चरक जो थे प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और क्या थे इसके दरबार में, इसके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे अश्वघोष। कौन रहते थे, अश्वघोष। अश्वघोष ने क्या लिखा बेटा, बुद्ध चरित लिखा है। क्या लिखा है, बुद्ध चरित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल मेन। और इसके दरबार में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, आइंस्टीन कहा जाता है। इसने क्या लिखा था भारत के आइंस्टीन ने, नागार्जुन ने, तो एक पुस्तक लिखी थी माध्यमिका सूत्र। कौन सी पुस्तक लिखी थी, माध्यमिका सूत्र, माध्यमिका सूत्र, माध्यमिका सूत्र, माध्यमिका सूत्र लिखी थी। और भारत में शून्यवाद का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया, वो इसने ही दिया है, शून्यवाद का सिद्धांत, ठीक है बेटा। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, नागार्जुन ने ही दिया। भारत का आइंस्टीन माध्यमिक सूत्र की पुस्तक लिखी है, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, वो नागार्जुन ने दिया, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको कि अभी यूपीपीसीएस जे का मेंस एग्जाम हुआ है और उसमें एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया। और वो क्वेश्चन क्या था बेटा, इसी के टाइम में मूर्ति निर्माण की 2 कला, अर्थात स्टैच्यू जो बनती थी उसकी आर्किटेक्ट की 2 आर्ट आई थी भारत में। और कौन सी आर्ट आई थी, पहली आर्ट आई थी गंधार आर्ट। कौन सी आर्ट, गंधार आर्ट। और यूपीपीसीएस जे में ये क्वेश्चन आया कि गांधार कला क्या है। तो इसके टाइम में 2 कला हुई और वो किसकी कला है, ये मूर्ति निर्माण की कला है। दूसरी कला थी मथुरा कला, मथुरा कला। तो मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा नहीं, मैं बता देता हूँ। गांधार आर्ट पहली आर्ट है जिसमें मूर्ति बनी थी, बुद्ध की पहली मूर्ति इसमें बनी थी, लेकिन ये विदेशी मानी जाती है, ये भारत की नहीं मानी थी। भारत की प्रथम भारतीय आर्ट जो है, कला जो है, वो मथुरा आर्ट है बेटा। इसमें क्या होता था, इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी, जिसे हम देख करके क्या कहते थे, यथार्थवादी आर्ट कहते थे। और इसको कहते थे आइडलिस्ट, मतलब आदर्शवादी आर्ट कहते थे इसको। इससे अट्रैक्टिव आर्ट बनती थी और इससे आइडियलिस्ट आर्ट बनती थी। इसमें मोटे कपड़े पहने दिखाया गया महात्मा बुद्ध को, इसमें बहुत महीन कपड़े पहने हुए दिखाया गया। ये ग्रे स्टोन पर बनती थी, ये रेड स्टोन पर बनती थी। इसमें धर्म चक्र मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, अभय मुद्रा है, इसमें मूर्ति बनी है। ये लिखना था बस 75 वर्ड में हो गया था आपका काम। और मैंने आपको पढ़ाया है बिहार वाले बैच में गांधार आर्ट क्या है और मथुरा आर्ट क्या है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैच तो ऐसा ज्वाइन करना पड़ेगा जिसमें मैं कंप्लीट हिस्ट्री आपको पढ़ाऊं। जैसे कि फाउंडेशन बैच चला है और फाउंडेशन बैच में अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ाई तो आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए छूटेगा नहीं फिर आपका, ठीक है बेटा। ये हो गया कनिष्क के ऊपर बात। अब बात आती है कि एक तरफ क्या है, ये अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं बेटा उत्तर भारत का इतिहास पढ़ो जा रहे हैं। दक्षिण भारत में क्या कोई इतिहास नहीं था क्या? दक्षिण भारत में यहाँ पर एक इतिहास दिखाई देता है, जहां कुषाण वंश उत्तर भारत में था वहीं नीचे दक्षिण भारत में जो था सातवाहन डायनेस्टी थी। हम इसी टॉपिक में इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन इसके आते हैं? सातवाहन वंश। तो ये दक्षिण भारत का वंश था, तो इसलिए इनको हमें क्या कहते थे? दक्षिणाधिपति कहते थे। दक्षिणाधिपति, दक्षिणाधिपति इनको कहते थे। और आंध्र प्रदेश के आसपास थे तो आंध्र जातीय, आंध्र जातीय, आंध्र भ्रातीय, आंध्र भ्रातीय, इनको आंध्र जातीय, आंध्र भ्रातीय भी कहा जाता था। किसे? सातवाहन डायनेस्टी के शासकों को। अब क्वेश्चन आता है कि इस वंश की स्थापना किसने की होगी? तो स्थापना की थी सिमूक ने। किसने की थी बेटा?
सिमोक नाम के व्यक्ति ने स्थापना की। अब इसमें जो शासक होते हैं, बड़े फेमस शासक होते हैं, सातकर्णी प्रथम इसका पहला शासक है जो इसको फेमस करता है। सातकर्णी के बाद एक शासक होता है बेटा इसमें हाल। कौन सा होता है? हाल। हाल जो है, हाल एक कहना चाहिए राइटर भी है, एक साहित्यकार भी है, एक साहित्यकार भी है और वो पुस्तक लिखता है। तो हाल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। तो पूछा जा सकता है गाथा सप्तशती का संबंध किस वंश के शासकों से है? तो सातवाहन वंश से। या गाथा सप्तशती का शासक हाल था, या गाथा सप्तशती का राइटर हाल था, ये किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का शासक था। और जब ये खुद राइटर है तो अपने यहाँ पर राइटरों को रखता होगा, तो इसने दो राइटर रख रखे थे, दो राइटर। एक राइटर का नाम था गुणाढ्य। क्या नाम था बेटा? गुणाढ्य। दूसरा का नाम था गुणाढ्य, ये हो गया। और दूसरा नाम था सबबर्मन। सबबर्मन ये रख रखे थे। गुणाढ्य ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है व्रत कथा। व्रत कथा। और सबबर्मन ने जो लिखा वो लिखा कातंत्र। क्या लिखा? कातंत्र। ठीक है बेटा। अब सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो होता है वो होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। और मैंने आपको एमसीक्यू पढ़ाया था तो उसमें नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? तो नासिक का जो अभिलेख लिखा है वो इसने लिखा है। नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किसने लिखा है? इसने लिखा है। इसके बाद गद्दी पर बैठता वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसके बाद गद्दी पर बैठता है यज्ञश्री सातकर्णी, है ना। तो ऐसे सारे नाम इसके आते हैं। तो अब क्वेश्चन आते हैं क्या कि जैसे पूछा जाए कि सातवाहन वंश की जो सातवाहन वंश है इसकी आपको क्या बतानी है बेटा? इसको बतानी है आपको इसकी सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत का एकमात्र ऐसा वंश जहां पर माताओं की सत्ता चलती थी, अर्थात वहां का जो सोशल स्टेटस था वो क्या था? वो किसके अंडर सुपरविजन में था? मदर के। तो मदर कैसे पता चला? क्योंकि इन शासकों के नाम से पहले इनकी माताओं के नाम मिलते हैं, जैसे कि सातकर्णी या गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो यहाँ गौतमी, वशिष्ठी, यज्ञश्री ये किसके नाम है? इनकी माताओं के नाम है। एकमात्र वंश है तो माताओं के नाम से पता चलता है यहाँ पर क्या थी? मातृ सत्ता थी। क्या थी? मातृ सत्तात्मक वंश था। तो पूछा जाए भारत का एकमात्र वंश मात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन मात्र सत्ता पर आधारित थी। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी है जो मात्र सत्ता पर आधारित थी। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि किस वंश के शासकों ने पोटीन अथवा शीशे के सिक्के चढ़ाए थे? तो पोटीन अथवा शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। आज मौर्य उत्तर काल ये है पूरा आपका समाप्त हो गया, जिसमें मैंने 3 वंश उधर पढ़ा दिया आपके और सातवाहन वंश ये पढ़ा दिया दक्षिण भारत का। अब जो शुरू होगी कल मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा गुप्ता डायनेस्टी। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।